जी देखिए, पहली बात तो ये कि एसएसबी जो है वो कोई मुद्दा नहीं है एज एन इंस्टीट्यूशन। जी ये जी मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा, क्योंकि रोज़गार एक मुद्दा हो सकता है, बेरोज़गारी मुद्दा हो सकता है, लेकिन एसएसबी जो है वो एसएसबी की वर्किंग जो है वो किसी भी तरह से कोई मुद्दा नहीं है। एंड हमने जो है एसएसबी, हमारी ऑर्गेनाइजेशन और सारी टीम जो है, हम लोग पूरी डेडिकेटेड तरीके से और कमिटेड तरीके से गिवन सर्कमस्टांसेस में जो कोविड की हालत है वो सारे सिचुएशन को देखते हुए भी बेस्ट पॉसिबल एफर्ट किया है, और जितना तेज़ रोज़गार के प्रोसेस को हम कर सकते थे वो हमने किया है। और इसके अलावा कि जो लीगल चेंजेस पूरे 5 अगस्त 2019 के बाद आई, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज के बाद बहुत ज़्यादा चेंजेस और भी रूल्स रेगुलेशंस में आई है, जो कि आम आदमी जो है वो उन चेंजेस को ज़्यादा ना तो ध्यान देता है ना वो समझ भी पाता है। तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और बड़ा ही एक इंट्रिकेट प्रोसेस होता है, लेकिन वो सारी चीज़ों के बावजूद भी, कोविड की समस्या के बावजूद भी, पिछले 1.5-2 साल में आपने देखा होगा कि हमने बहुत तेज़ी से जो है रिक्रूटमेंट्स की हैं, और बहुत ही, उससे भी बढ़कर इम्पॉर्टेंट ये कि बहुत ही ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट्स की हैं, जिसको कि हर तरफ जो है वो अप्रिशिएट किया गया है। ये मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही अच्छी बात है जो JKSSB ने तय की है। और आगे भी 2022 के अंदर जो है हमने जिस तरह से शुरुआत की है, जिस तरह हमारे एग्ज़ाम चल रहे हैं, बाकी हमारी जो है रिज़ल्ट का प्रोसेस हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, या सिलेक्शन निकालने का प्रोसेस हो, या हमारी जो डे टू डे वर्किंग हो, इस सब में जो है आप देख रहे हैं कि कोई भी कमी नहीं आ रही है और हम कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं। और 2022 में भी जो है सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों की और यहाँ के यूथ की एक्सपेक्टेशंस पे, हमारे एस्पायरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरेगा। कल साहब आपने बड़ा अच्छा किया कि ये क्लैरिफाई कर दिया कि ये SSR पे कोई मुद्दा नहीं है, रोज़गार, बेरोज़गारी ये मुद्दा है, और इस पर अक्सर बातें होती रहती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल ये ज़रूर करते हैं लोग कि आपने कितनी नौकरियां दी। खैर, आपने पूरा रेक्टिफाई कर दिया, क्लियर कर दिया कि ये कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन पब्लिक ये जानना चाहती है कि अभी तक JKSSB ने कितनी पोस्ट एडवर्टीज़ की है, एग्ज़ाम कितने कंडक्ट किए हैं, रिज़ल्ट कितने का आ गया है। शायद आपके पास एग्जैक्ट फिगर नहीं होगी, जितने टेंटेटिव फिगर होगी, और कितने लोगों ने ज्वाइनिंग किया है गवर्नमेंट एम्प्लॉय। बड़ा अच्छा सवाल किया आपने, ये तो मैं आपको बधाई दूंगा, अच्छा सवाल किया है, क्योंकि ये तो मुझे भी मौका लगेगा कि मैं आपके व्यूअर्स, दर्शकों तक ये बात पहुंचा दूं कि हमने पिछले 1-1.25 साल में कितना काम किया है। देखिए, एक तो जहां तक एडवर्टीजमेंट्स की बात है तो 20,000 से ज़्यादा वैकेंसीज एडवर्टाइज हम कर चुके हैं, और 15,000 से ज़्यादा पोस्टों का एग्ज़ाम ऑलरेडी हो चुका है। 11,000 सिलेक्शन जो है वो गवर्नमेंट को चली गई है, और उनकी रिकमेंडेशन अपॉइंटमेंट जो है वो गवर्नमेंट को करनी है। इसके अलावा हमने हेल्थ डिपार्टमेंट की 1200 पोस्टों का एग्ज़ाम किया था, उनका रिज़ल्ट भी डिक्लेयर्ड है, सिलेक्शन अंडर प्रोसेस है, उसमें कोर्ट का स्टे है, तो जिसकी वजह से हम सिलेक्शन को जो है वो नोटिफाई पब्लिश नहीं कर पा रहे हैं। इसी तरह से JEE की पोस्टों का हमने किया है, और फिर कुछ लाइब्रेरी डिपार्टमेंट है या कुछ कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की 850 पोस्टें हैं, जिसमें एक्सेप्ट JEE सबका रिज़ल्ट जो है फाइनल हो चुका है। JEE का रिज़ल्ट भी जो है वो अगले 1-आध हफ्ते में बाहर आ जाएगा, तो उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो बाकी पोस्टों का है वो भी शुरू हो रहा है। तो कुल मिला के मैं आपको बताऊं कि 2000 पोस्टों का जो है वो रिज़ल्ट हमने निकाल दिया है लगभग, और सिलेक्शन डिफरेंट स्टेज पे है। तो इस तरह से आप देखिए कि 14,500-15,000 पोस्टों का, 15,000 से ज़्यादा पोस्टों का एग्ज़ाम हो चुका है, और 11,000 सिलेक्शन हो चुकी है। 3,000 जो है क्लास 4 की जो है अभी पेंडिंग है हमारे पास, वो 8,500 में लगभग 5,500 मुकम्मल हो रही है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो हमारा प्रोसेस जो है बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा देखिए, जूनियर असिस्टेंट जो है हमारा एक बड़ा चंक है हमारे पास 1600 पोस्टों का, तो वो एक 2-3 स्टेज का प्रोसेस है। स्टेनोग्राफर का, ड्राइवर का, ये 2 स्टेज का प्रोसेस होता है। इसमें पहले स्किल टेस्ट किया जाता है, तो स्किल टेस्ट में हमें जो है वो 2-2.5 महीने लगे जूनियर असिस्टेंट में। इतने बच्चे थे, चूँकि J&K में जो है वो नाइलेट से हम करवाते हैं। नाइलेट एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है जो यूनिवर्सिटी में है यहाँ पे, जिनका हेड ऑफिस है।
तो उनके पास लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है। वो दिन में 100-125 बच्चे जो है वो मतलब एक बैच में, तो 4-5 बैचेस रख लीजिए, तो इस तरह से 500-600 बच्चे यहाँ पे, 500-600 बच्चे श्रीनगर में, तो दिन में 1000-1500 बच्चा टाइप टेस्ट देता है। वो हमने इसलिए किया क्योंकि उनका जो प्रोसीजर है वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट है। वहीं पे बच्चे को स्क्रीन पे रिजल्ट आ जाता है कि आपकी स्पीड क्या है, आपकी एक्यूरेसी क्या है, उसी वक्त रिजल्ट उसको दिया जाता है। तो वो हमने ख़त्म किया है 1550 पोस्टों का। इसके अलावा अब हमने उसका जो है वो एग्ज़ाम शेड्यूल किया है। देखिए, एक तरफ 31 दिसंबर को रिज़ल्ट ये टाइप टेस्ट ख़त्म हुआ, तो 20 और 21 जनवरी को हमने जो है वो उसका जो है वो रिटन एग्ज़ाम रख दिया है। तो आप अंदाज़ा लगाइए इसी से कि कितनी तेज़ी से हम कोशिश कर रहे हैं कि हर स्टेज का एग्ज़ाम हो जाए। स्टेनोग्राफर्स का जो है वो कश्मीर वैली में कल हमने जो है वो 250 पोस्ट है उनका, कश्मीर वैली में जो कैंडिडेट्स थे उनका डिक्टेशन का, शॉर्ट हैंड का जो है कर लिया है। जम्मू में अब अगले एक आध दिन में होने जा रहा है, उसके बाद उनका भी रिटर्न करना है। फिर ड्राइवर्स जो है 300 पोस्ट हैं, उनका इस वक्त ट्रायल चल रहा है, जम्मू में भी, श्रीनगर में भी, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की जो है वो सहायता से, उनकी कोऑपरेशन से। इसी तरह से जो है वो इनका फिर हम करेंगे बाद में रिटन एग्जामिनेशन। तो इसके अलावा देखिए, अकाउंट्स असिस्टेंट फाइनेंस का हमने फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में रखा है रिटन एग्जामिनेशन, वो भी 1000 के करीब पोस्ट है। वो 1000 पोस्ट है जिसका रिटन एग्जामिनेशन हमने शेड्यूल किया है फरवरी के पहले हफ्ते में। फिर हमने उसके बाद जो है वो और भी एग्ज़ाम शेड्यूल किए हैं फरवरी के महीने में। सब इंस्पेक्टर का भी 1200 पोस्ट हैं, वो भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी फेब में ही हम उसका एग्ज़ाम भी कर लें। तो इस तरह से आप देख लीजिए कि चाहे एग्ज़ाम कराना हो या रिज़ल्ट डिक्लेयर करना हो या कि सिलेक्शन बनाना हो, कंटिन्यूअसली और पैरेलली हम ये काम चला रहे हैं। दो सवाल मैं आपसे पूछूंगा। एक तो ये कि क्या जी बिल्कुल पूछिए, मैं सवालों के जवाब देने के लिए। एसएसबी के पास मैन पावर पर्याप्त है और लिटिगेशन कितना हर्डल क्रिएट करती है आपके कामकाज में? देखिए, एक तो मैं पहले लिटिगेशन पे, लिटिगेशन तो एक पार्ट एंड पार्सल है किसी भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस का। वो हमें, हमारे लिए आई डोंट थिंक कि वो कोई हर्डल क्रिएट करती है। हर एक जो व्यक्ति है उसको ये संवैधानिक राइट है कि वो कोर्ट में जाके चैलेंज करे, उसको जो ठीक लगता है। और हमारा काम ये है कि हम कानून के मुताबिक उसको डिफेंड करें। आपने देखा अकाउंट्स असिस्टेंट पंचायत हुआ, 9-10 महीने में सिलेक्शन कंप्लीट हुई, उसमें भी कोर्ट केस हुआ था। लेकिन कोर्ट केस के बावजूद भी और नए रूल्स भी अभी पूरी तरह से नहीं बने हैं उस समय, तो तब भी हमने उस सिलेक्शन को कंप्लीट किया 9-10 महीने में। इसी तरह क्लास 4 भी लिटिगेशन का जो है वो उस पर भी चली, लेकिन वो डिवीज़न बेंच तक गया हाई कोर्ट के। तो ऑनरेबल डिवीज़न बेंच ने जो है वो सरकार और हमारे जो स्टैंड को जो है वो अपहोल्ड किया और सिलेक्शन भी कंप्लीट हो गई। अब वो कुछ पेंडिंग वैकेंसीज़ हैं, वो भी चल रहा है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि लिटिगेशन कोई हर्डल नहीं बनती है, बल्कि वो एक राइट है लोगों का। एंड अगर उनको लगता है कि कोर्ट में अप्रोच करना चाहिए, उनको पूरा हक है उस चीज़ का। जब से मैं आया हूँ तो मैंने गवर्नमेंट को अप्रोच किया है। आई एम थैंकफुल कि मैन पावर हो या इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला हो। जैसे हमारा ऑफिस पहले बहु प्लाजा में होता था, तो आज हमने जो है वो कश्मीर यहाँ जम्मू में छन्नी में शिफ्ट किया है। एक अच्छी बिल्डिंग है जहाँ हमारे सारे ऑफिसर कंफर्टेबल हैं, हमारे सारे स्टाफ के लोग कंफर्टेबल हैं, काम कर पा रहे हैं। इसी तरह से यहाँ जम्मू की बिल्डिंग हमारी अप्रूव्ड है, तो अब उसका टेंडर जो है इस वक्त चल रहा है। वेरी सून वी आर होपफुल कि उसका टेंडरिंग प्रोसेस कंप्लीट होगा, तो फिर उसकी फाउंडेशन स्टोन रखी जाएगी और वो बिल्डिंग कंप्लीट होके एक अपना प्रीमाइसेस, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर आपके स्टाफ को भी जो है वो काम करने में मज़ा आता है। तो ये मैं बता रहा था इसलिए क्योंकि एफिशिएंसी के साथ साथ जो है ना हमको अपने स्टाफ को जो है वो कंफर्टेबल करना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके एफिशिएंसी बढ़ती है। तो मैन पावर हमारे पास पहले तो कमी रही है, लेकिन ये कमी कहीं एक साल में या एक महीने में तो पूरी नहीं हो रही है। बट मेरा ये बेसिक पॉइंट है दैट इस इंस्टीट्यूशन को ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है और गवर्नमेंट भी जो है वो हमारे प्रॉब्लम्स को समझते हुए हमारी सपोर्ट कर रही है, चाहे वो पोस्ट की क्रिएशन हो या इंफ्रास्ट्रक्चर की जो है वो। खालिद जी, सब इंस्पेक्टर के एस्पिरेंट्स जो है वो चाहते हैं कि थोड़ा मौका और मिले। उनका ये तर्क है, आर्गुमेंट है उनका कि बोर्ड जैन और फेब में जो पिछले जो जितनी भी पोस्ट है उनके टेस्ट भी कंडक्ट करवा रही है। सारा बर्डन जिन लोगों ने 4-4 जगह टेस्ट देने हैं, देखो 2-3 मैं समझ गया आपके सवाल को, 2-3 चीज़ें बताऊंगा। एक तो देखिए जैसे
सबसे पहली बात तो मैं कहूँगा जनरली जो है एस्पायरेंट्स को खुश होना चाहिए कि हमने डेट्स निकाल दी है, हम कोशिश कर रहे हैं उनको बताने की पहले से, ताकि वो तैयारी करें, फोकस्ड रहें अपनी स्टडी पे। दूसरी बात जो होती है वो होती है कि प्रायोरिटी किस चीज़ की है, क्योंकि देखिए मैं रिक्रूटमेंट करता हूँ, एसएसबी रिक्रूटमेंट करता है, वो गवर्नमेंट के लिए करता है, और गवर्नमेंट जो है उनको कौन सी मैन पावर पहले चाहिए, कौन सी बाद में चाहिए, तो गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट को हमको मद्देनज़र रखना है। क्योंकि देखिए जैसे कोविड के हालात में हमने कहा जी हेल्थ को पहले करना है, एंड हमने उसको प्रायोरिटाइज भी किया, एग्ज़ाम भी किया, रिजल्ट भी निकाला है, सिलेक्शन भी तैयार है, अब सिर्फ जो है वो एक उसमें स्टे है ऑनरेबल कोर्ट की तरफ से, एंड वी आर होपफुल कि वो भी डिपार्टमेंट उसको वैकेट कराएगा और हम वो सिलेक्शन निकालेंगे। तो कुछ प्रायोरिटीज़ जो है वो बदलती रहती हैं और वो डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है। तो इसमें भी डिपार्टमेंट ने थोड़ा प्रायोरिटी बताई है, इसलिए हमने किया है। नंबर 3, ये सबके लिए यूनिफॉर्म है, जितना भी टाइम हम दे रहे हैं, ये किसी को कम ज़्यादा नहीं दे रहे हैं, यूनिफॉर्म टाइम है। अगर 3 महीने टाइम मिल रहा है लगभग किसी को तैयारी का, तो सभी कैंडिडेट्स को यही 3 महीने मिल रहे हैं। नंबर 4 सबसे इम्पॉर्टेंट, इसका सिलेबस जो है वो ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा जो है वो टेक्निकल नेचर का है या कोई बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज सिलेबस है। ये वो सिलेबस है जो हमारे जूनियर असिस्टेंट में भी लगभग उसके कुछ ना कुछ कंपोनेंट्स आपको मिलेंगे, ये हमारे अकाउंट्स असिस्टेंट में भी इसके कुछ ना कुछ कंपोनेंट्स मिलेंगे, और ये सिलेबस सिविल सर्विसेज हो या KS KPS का एग्ज़ाम हो, ये उसमें भी बहुत से भाग इसके जो है वो आपको उसमें मिलेंगे। तो ये एक जनरल सिलेबस है जिसकी तैयारी आम एस्पायरेंट्स जो है करते रहते हैं, और सीरियस बच्चे जो है वो हमसे ये कहते हैं कि आपने बहुत अच्छा किया, आप जल्दी कर रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनको रोज़गार जल्दी मिले। कुछ नॉन सीरियस बच्चे हो सकते हैं कि जिनको लगता हो, लेकिन मैं अपील करूंगा बच्चों से कि वो फोकस्ड रहें स्टडी पे, और ये पोस्टपोन करने से ये लगता है कि मैं ज़्यादा पढ़ूंगा। हम भी ये सोचते थे जब हम यूनिवर्सिटी कॉलेज में थे या हमारे एग्ज़ाम होते थे, तो उससे मुझे नहीं लगता है कि वो ये ऑस्ट्रिच लाइक अप्रोच होती है कि हम कहते हैं कि ऑस्ट्रिच जो है वो सैंड में, रेत में अपना सर दबाता है, वो सोचता है कि उससे जो है वो खतरा टल जाएगा। तो खतरा टलता नहीं, इस चैलेंज को फेस करना ठीक रहता है, वही बेहतर स्ट्रेटजी होती है और वो बच्चों के लिए जो है बहुत फ़ायदेमंद होती है। इसके अलावा ये डेट्स जो हैं, मैं जो आपके ज़रिए से अपने जो एस्पायरेंट्स हैं, बच्चे हैं, नौजवान हैं, उनको बताऊं, ये डेट्स जो हमने इसलिए निकाली हैं कि बच्चों को पता रहे, ये फाइनल डेट नहीं है, ये एक एडवांस हमने उनको इंटीमेशन दी है। इसमें 10 दिन ऊपर 10 दिन नीचे हो सकता है, तो वो तैयारी करें, फोकस्ड रहें। उनको एसएसबी का शुक्रिया करना चाहिए कि उन्होंने उनको एडवांस में बता दिया है कि हम एग्ज़ाम करने जा रहे हैं, ताकि वो पूरी तरह से तैयारी में लगे रहें, डटे रहें, और हमारी जो गुड विशेस हैं उनके साथ हैं। इसके अलावा मैं एस्पायरेंट्स को आपके ज़रिए से एक बात बता दूं कि ये टाउट्स वाउट्स के चक्कर में ना आए। इतनी हमने रिक्रूटमेंट की है और जिसको कि सराहा गया हर तरफ से, सब ने कहा कि ट्रांसपेरेंट है, फिर भी जो है वो बदकिस्मती की बात है कि कुछ बच्चे जो है आज भी टाउट्स के पीछे चलते हैं। टाउट तो तभी चलता है ना कि जब बच्चे उनका रिस्पॉन्ड करते हैं। तो अगर वो टाउट्स को आपने खुद ही रेलिवेंट रखा है, ये जो इस तरह के अनस्क्रूपलस एलिमेंट्स हैं, तो अब मैं आज दोबारा आपके ज़रिए से ये बताना चाहूँ, हमारे सारे इस वक्त भी आज की डेट में भी एग्ज़ाम चल रहा है, बच्चों को मेहनत करनी चाहिए, जो मेहनत करेगा कामयाबी उसके कदम चूमेगी। खालिद जी, हम आपसे ये जानना चाहिए बोर्ड के लिए कौन सा सहूलियत वाला रहता है, ऑनलाइन एग्ज़ाम या OMR, कौन ईजी रहता है? देखिए बहुत अच्छा सवाल। बोर्ड के लिए, मेरे लिए तो देखिए मेरा काम है एग्ज़ाम कराना। हमारे लिए हम ये नहीं सोचते हैं कि आसान कौन सा है, चाहे कितना भी मुश्किल काम हो हमको करना है। OMR एग्ज़ाम जो है उसमें हमें ज़्यादा जो है मेहनत लगती है, डिप्लॉयमेंट बहुत लेवल पे करनी पड़ती है, क्योंकि उसमें ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सेंसिटिव मटेरियल, एग्जामिनेशन मटेरियल जो है वो फिज़िकली होता है जी। लेकिन वो एक दिन का होता है, और लेकिन उसमें एक ही शिफ्ट में सारा एग्ज़ाम होता है, मेरा टाइम भी बहुत बचता है उसमें, तो उससे मैं जो है वो बच्चों को जल्दी रिज़ल्ट भी दे पाता हूँ, जल्दी सिलेक्शन भी दे पाता हूँ। ऑनलाइन एग्ज़ाम जो जिसको CBT हम कहते हैं, वो थोड़ा सा शिफ्ट्स में होता है, बहुत दिन चलता है, लेकिन उसका ये फ़ायदा है कि उसमें सेंसिटिव मटेरियल जो है वो ट्रांसपोर्ट नहीं होता है, वो बिटवीन सिस्टम एंड सर्वर होता है जी। तो बच्चा जो है वो निश्चिंत रहता है, मतलब बच्चा, हम तो निश्चिंत हैं ही हैं, हमें पता है चाहे हम CBT कराएं या OMR कराएं, हमको ट्रांसपेरेंट कराना है।
वी आर नॉट हैविंग एनी हेजिटेशन और इनहिबिशन, लेकिन बच्चों को वहम रहता है या फिर आम जनता जो है सोचती है पता नहीं ये पेपर यहाँ से वहाँ गया। हमारी एसओपी तो बहुत ही जो है वो जिसको हम कहें फुल प्रूफ, मैं ये बहुत कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ, हमारी एसओपी ओएमआर एग्जाम की हो या ऑनलाइन एग्जाम की हो वो फुल प्रूफ है। लेकिन बच्चों को जो है वो लगता है कि ये एग्ज़ाम अच्छा है वो नहीं अच्छा है, लेकिन हम जहाँ तक एसएसबी का ताल्लुक है हमारे लिए दोनों एग्ज़ाम अच्छे हैं। और हम जो रिक्वायरमेंट है कहीं पे बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स जब हैं तो हमको ओएमआर एग्ज़ाम करना आसान है क्योंकि मुझे टाइम बचेगा। अगर सीबीटी 1 महीने मुझे करना है तो वो मेरे लिए उतनी अच्छी ऑप्शन नहीं है कि 1 महीना में ज़ाया कर दूँ। इसलिए वो बोर्ड डिसाइड करता है कि कौन सा एग्ज़ाम ओएमआर करना चाहिए, कौन सा एग्ज़ाम ऑनलाइन करना चाहिए। लेकिन आपकी बात जो है फ्यूचर इज़ ऑनलाइन सीबीटी, और मेरा आपके माध्यम से एंटरप्रेन्योर जो हमारे हैं खासकर यंग एंटरप्रेन्योर्स जम्मू कश्मीर के, उनको ये दरख्वास्त निवेदन रहेगा कि वो आईटी लैब्स यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं ताकि हम ये जो सीबीटी एग्ज़ाम्स हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएँ। उससे बच्चों को जो है वो ज़्यादा सेटिस्फेक्शन रहता है। लेकिन बच्चे ओएमआर प्रेफर करते हैं, उनको लगता है कि वो बेटर है, वो क्या वजह है? नहीं, बच्चों को ओएमआर वो कुछ अब वो उसमें मल्टीपल व्यूज़ हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ओएमआर अच्छा है, कुछ लोग कहेंगे कि जो है वो सीबीटी अच्छा है। ये तो हर मेथड के अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, लेकिन अगर फ्यूचर देखा जाए तो फ्यूचर टेक्नोलॉजी का है और टेक्नोलॉजी को हम हर जगह इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल हो रहे हैं। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे ज़्यादा आ जाएगा आईटी लैब्स का, तो आई वुड प्रेफर ऑलवेज प्रेफर फॉर दिस सीबीटी एग्जाम। ऑफलाइन अब कितने एग्जाम करवाने हैं आपने, क्योंकि जो कोविड-19 हमने जो बड़े जिसमें ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं, जिसमें 2-2 लाख कैंडिडेट होगा, 1.5 लाख, या कहीं पे ऐसा है कि वहाँ पे आपको डिस्क्रिप्टिव टाइप एग्जाम जो है। लेकिन आप खाली तो लगातार केसेस भी बढ़ते जा रहे हैं, तो उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी? देखिए वो तो जो गाइडलाइन हमारी जो है वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की होगी उसके मुताबिक हम चलेंगे। हम तो उसके बाहर नहीं रह सकते हैं, क्योंकि जो भी कोविड से रिलेटेड गाइडलाइंस गवर्नमेंट की तरफ से आएंगी हम उसको फॉलो करेंगे। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ एस्पिरेंट ये कह रहे हैं कि ज़्यादातर एग्ज़ाम जैन और फेब में कंडक्ट करवाए जा रहे हैं, जिसका नुकसान कश्मीर के एस्पिरेंट को होता है और एज जो रहता है जम्मू के एस्पिरेंट्स को रहता है। इस तरह की भी बातें चल रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हम तो कोशिश कर रहे हैं कि एग्ज़ाम ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी हो जाएं ताकि हम ये सारे एग्ज़ाम्स का प्रोसेस ख़त्म करके फिर जो है वो आ जाएंगे सिलेक्शन बनाने पे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे, ताकि बच्चे जो है जल्दी से जो मेरिटोरियस बच्चे होंगे वो सेलेक्ट होके अपने अपने जॉब ज्वाइन करें। दिस इज़ द इंटेंशन ऑफ एसएसबी। ये मौसम जो है ठीक है, थोड़ा सा कश्मीर में विंटर में मुश्किलात रहती हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैंने वहाँ पे पोस्टिंग भी दी है और काफ़ी काम किया है, इन चीज़ों को खुद फेस किया है। जो कश्मीर का बच्चा है या आम इंसान है वो तो ये बातें ना सोचता है और वो बहुत ज़्यादा मतलब इस चैलेंज को फेस करता है डे इन डे आउट। हमने देखा है सुबह विंटर चिलाई कला में बच्चियाँ जो है सुबह 5-6 बजे जो है ट्यूशन सेंटर्स जाती हैं। मैंने खुद देखा है वहाँ पे, और वो तो उस सर्दी से नहीं घबराती हैं। तो ये शायद कुछ लोग बात ऐसी कर सकते हैं, लेकिन इसका मुझे नहीं लगता है कि रियलिटी से कोई ताल्लुक़ है। हमारे लिए एक ही प्रायोरिटी है कि हम एग्ज़ाम्स करें और फिर रिज़ल्ट के बाद तो सब सामने आ जाता है कि किसने। हालांकि देखिए ना, इसमें प्रॉब्लम क्या है, विंटर में आपने ऑनलाइन एग्ज़ाम इस वक्त दे रहे हैं हम उस पर कंप्यूटर पे, तो उसका विंटर के साथ अंदर तो हीटिंग अरेंजमेंट भी है, बैठे हैं आप। वैसे नॉर्मल लाइफ तो बंद नहीं होती है कहीं कश्मीर में विंटर में, जो एक्टिविटीज़ हैं वो तो चलती रहती हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द नॉर्मल एक्टिविटीज़ एग्ज़ाम देना। जी खालिद जी, जो लोग मुझे फ़ोन कॉल आ रहे थे कुछ, वो कह रहे थे कि एग्ज़ाम्स जो है रीशेड्यूल होना चाहिए, वो कितनी सच्चाई है उसमें? कौन सा एग्ज़ाम? ये जो स्टेनोग्राफर्स के एग्ज़ाम हुए हैं कल या परसों, किस कारण? स्नोफॉल की वजह से हम पहुंच नहीं पा रहे, हालांकि डिस्टेंस इतना ज़्यादा नहीं था जो हमें बता रहे थे। वो कब की बात आप कर रहे हैं? कल मुझे फ़ोन कॉल्स आए थे कुछ। नहीं देखिए, एक तो देखना ये होता है कि
क्या वेदर इतना ख़राब हो गया कि जिससे ट्रैफिक डिसरप्ट हो गया है। हमने तो कश्मीर वैली में जितने भी वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, डिप्टी कमिश्नर्स हैं और उनकी टीम्स हैं, बातचीत हमारे सारे ऑफिसर्स करते हैं, हम भी कांटेक्ट में हैं कंटिन्यूसली। हमें कहीं से ट्रैफिक डिसरप्शन की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है कि ट्रैफिक जो है डिसरप्ट हुआ है, क्योंकि देखिए इतनी स्नोफॉल तो हुई नहीं कि जो जिससे कि हम कहें कि 1 घंटा 2 घंटे 4 घंटे रोड कहीं बंद रहा। अलबत्ता आज जो है चूँकि कल से बारिश हो रही है कंटिन्यूसली, तो आज जो है थोड़ा ज़्यादा वेदर ख़राब था। और हमने ये नोट किया है, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमने ये नोट किया है कि आज थोड़ी सी अटेंडेंस जो है वो कंपैरेटिवली पिछले दिनों में इससे कम थी। अलबत्ता पीछे जितने भी दिन थे, चाहे कल का दिन कहो, उससे पिछले वाला दिन कहो, हमारा स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम एक तरफ चल रहा था और दूसरी तरफ हमारा जो है वो CBT एग्ज़ाम भी चल रहा है, तो दोनों में हमारी अटेंडेंस में कोई कमी नहीं आई है। वो उतनी ही थी जितनी कि नॉर्मल डेज़ में, मतलब जिनको हम कहें कि जिस दिन वेदर ठीक था वो भी उतनी ही अटेंडेंस रही है। तो हमें तो कोई ऐसी रिपोर्ट कहीं से नहीं आई, ना तो किसी DC साहब ने हमारा बोर्ड को जो है अप्रोच किया है कि कहीं से कैंडिडेट जो है वो नहीं पहुंच पाए हैं। अदरवाइज डिप्टी कमिश्नर्स तो बहुत ज़्यादा प्रॉम्प्टली ऐसी सिचुएशंस में जो है वो एक्ट करते हैं और वो हमको भी हमारी नोटिस में ये बातें लाते हैं व्हेन एवर देयर इज़ एनी सच इंसिडेंट आर हैपनिंग। तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं से इस तरह की बात हुई, लेकिन आज का हम देख रहे हैं, आज वाले दिन का, कि आज की अटेंडेंस जो है थोड़ी कम रही है। तो इसके क्या कारण रहे हैं, और अगर आज जो बच्चे नहीं आ पाए होंगे, अगर उसमें वेदर का कोई कारण होगा, वेदर का, अदरवाइज तो देखिए बच्चे को तो पहुंचना है सेंटर पे। ये तो नहीं ना है कि हम फिर हर एक बच्चे की कन्वीनियंस के हिसाब से देखेंगे, फिर तो कभी एग्जाम ही खत्म नहीं होगा। इट विल बिकम अ मेस। तो इसलिए आज का हम एनालाइज कर रहे हैं, अगर ज़रूरत हुई तो हम उन बच्चों को जो आज नहीं पहुंच पाए हैं फिर उनको मौका दिया जा सकता है। खाली साहब, दो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने में 2 इम्पोर्टेंट कंपोनेंट रहते हैं। एक तो आपकी सीक्रेसी और दूसरी ट्रांसपेरेंसी। किसी को ऐसा ना लगे कि मेरे साथ धोखा हुआ। इसको लेकर के बोर्ड कैसे सुनिश्चित कर रहे हैं सीक्रेसी भी बरकरार रहे और स्टूडेंट्स को ये भी ना लगे कि कहीं ट्रांसपेरेंसी नहीं। वो तो देखिए ना, अब हम क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करते हैं वो तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन अभी तक लेकिन इतना तो इंश्योर करना पड़ेगा कि जो एस्पिरेंट मैं आपकी बात का ही जवाब दे रहा हूँ। लेकिन ये तो मुझे लगता है कि आप अच्छी तरह अब तक समझ गए होंगे पिछले 1-1.25 साल में कि बोर्ड ने इंश्योर किया है कि ट्रांसपेरेंसी भी मेंटेन हो और सीक्रेसी भी रहे। ये दोनों काउंट्स पे बोर्ड को जो है लोगों की तरफ से फुल मार्क्स हैं और हम आगे भी जो है वो ये सुनिश्चित करेंगे। और ये तो हमारी जिम्मेदारी है। ये हालांकि बड़ा सेंसिटिव काम होता है, टफ काम होता है, बट वी आर रेडी टू टेक दिस चैलेंज। हमने इस चैलेंज को लिया है और आगे भी जब तक हमारे सारे साथी लोग और मैं जब तक बोर्ड में हैं तब तक इस चैलेंज को फेस करते रहेंगे और जो बेस्ट पॉसिबल सर्विस है बच्चों को, एस्पायरेंट्स को, अपने यहाँ के यूथ को वो देने की कोशिश करें। खालिद जी, आप प्राइवेट एजेंसीज को भी हायर करते होंगे एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने में, क्या उसमें कहीं रिस्क रहता है? देखिए विनोद जी, रिस्क की बात आप कह रहे हैं तो मैं तो देखिए मैं अपना तजर्बा बताऊंगा। रिस्क तो हर काम में होता है फिर, बट इट इज़ आवर ड्यूटी एंड आवर जॉब टू गेट इट डन इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। और हम अभी तक जो है वो उसमें कामयाब है, आगे भी उसमें कामयाब रहें। खाली जी, कुछ पोस्ट को लेकर के सर्विस रूल नहीं बने रहते, उनकी प्रमोशन और सर्विस रूल जो मेरा डोमेन नहीं है, वो जुरिस्डिक्शन है गवर्नमेंट का, इसलिए उस पर मेरा कोई कमेंट नहीं होगा जी। लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है कि अब आपका क्या लक्ष्य रहेगा, कितनी देर में आपने कितनी रिक्रूटमेंट करनी है? और जल्दी से जल्दी एक तो मैंने बताया कि हमने 20,000 पोस्ट एडवर्टाइज की है जी, लगभग 11,000 सिलेक्शन जा चुकी है, 3,000 क्लास 4 का रुका हुआ है और उसके बाद लगभग 2,000 और हमारे पास तैयार है। तो ये लगभग 15-16 हज़ार बन रहा है। इसके अलावा 4-5 हज़ार पोस्ट और हमारे पास आया हुआ है। उनके एग्ज़ाम्स तो हमने पहले ही कुछ शेड्यूल कर लिए जिनकी हम बात अभी कर रहे थे, और कुछ बची हुई पोस्टें हैं तो उनका भी हम जो है मार्च में एग्ज़ाम रख रहे हैं।
तो हमारे सारे 20,000 के एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे मार्च तक, अप्रैल तक, हमारी ये कोशिश है। और उसके बाद जो है सिलेक्शन बना के जून जुलाई तक ख़त्म करेंगे ये 20,000 पोस्टों का। इन द मीनवाइल हमें ये सरकार की तरफ से इंडिकेट किया गया है कि और पोस्टें जनवरी के महीने में आने वाली हैं, तो उनको भी हम एडवर्टाइज़ करेंगे। और शायद 5-7 हज़ार 10,000 पोस्ट आने वाली है, उनको भी हम एडवर्टाइज साथ साथ करते जाएंगे। और नेक्स्ट राउंड में जो है उनके एग्ज़ाम्स भी, जब उनके एडवर्टीजमेंट्स फॉर्म वगैरह आएंगे तो उसके बाद शेड्यूल करेंगे। सो हम तो बोर्ड तो पूरी तरह से लगातार 24/7 जो है वो अपने काम में जुटा है। वी डोंट वेस्ट इवन अ सिंगल डे। और मेरे सारे साथी, मेरी सारी टीम जो है यहाँ ऑफिसर्स हैं, उसमें मेंबर्स हैं, बाकी ऑफिसर्स हैं, या हमारे बाकी कलीग्स जो हैं जो हमारे लोअर लेवल के साथी हैं, ये सारे लोग जो है वो ओवर टाइम काम करते हैं और लगातार काम करते हैं, इवन छुट्टी के दिन भी काम करते हैं। मैं ये कहूँगा कि हमारी सारी टीम जो है वो पूरी तरह से डेडिकेटेड है रिक्रूटमेंट प्रोसेस को तेज़ी से आगे बढ़ाने के।